Truly Sociology with Dr. Reena Bharti. नमस्कार मित्रों, आज से इस चैनल पर हमने एक नए सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमारा उद्देश्य एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों का विस्तार से अध्ययन करना है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि दिए गए पाठ्य पुस्तक की कोई भी अवधारणा हमसे छूट ना जाए। इसीलिए हमारा यह प्रयास होगा कि हम लाइन बाय लाइन इन पुस्तकों का अध्ययन करें तथा समाजशास्त्र विषय के आधारभूत ज्ञान को और प्रगाढ़ करें। पहली कक्षा से शुरू कर आखिरी कक्षा के पहुंचने तक आप पाएंगे कि आपके समाजशास्त्र विषय की समझ में एक स्पष्टता आई है और यही इस सीरीज को शुरू करने का हमारा ध्येय भी है। अतः आपसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ ग्रहण करें और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट कर हमसे अवश्य पूछें। हमारी तरफ से हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आपके प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र परिचय कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक से, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। एनसीईआरटी सोशियोलॉजी 11th क्लास, जिसका कि चैप्टर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी है। इसी चैप्टर का आज हम हिंदी में अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 समाजशास्त्र एवं समाज। हम देखेंगे कि इस पुस्तक की शुरुआत कुछ सुझावों से की गई। हम जानेंगे कि ये कौन से सुझाव हैं और किस लिए पुस्तक की शुरुआत में ही इसकी चर्चा की गई। तो इन सुझावों में प्रथम सुझाव है, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओ। दूसरा जो सुझाव है, यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना है। तो यहाँ पहले सुझाव को समझने में शायद ही किसी को कोई समस्या हो, लेकिन दूसरे सुझाव की जो बात की गई है, इसमें हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि कौन से विषय या विषयों के समूह का हम चयन करेंगे जो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने में हमारी मदद करेगी। तीसरा जो सुझाव है, इसमें यह कहा गया है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखता अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी लड़का यह विषय क्यों चुने, क्या उसके पास दूसरे विकल्प नहीं है, अथवा कोई लड़की इस विषय का चुनाव करती है तो वह उसके लिए कितना व्यवहारिक होगा, अर्थात उसके जीवन के क्या उद्देश्य हैं, वह इस विषय का अध्ययन क्यों करना चाहती है, क्या उसे नौकरी की आवश्यकता है, तो नौकरी की अगर आवश्यकता है तो उसके पास कितने सालों का समय है। इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढते हुए किसी भी विषय का चयन करना किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयुक्त होगा और सुरक्षित भी। चौथे सुझाव की जो बात की गई है, इसमें कहा गया है कि आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है, तो ऐसा व्यवसाय न चुने जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। तात्पर्य यह है कि अन्य कई ऐसे विषय हैं जिससे आप नौकरी जल्दी पा सकते हैं, तो इस विषय को रखने की आवश्यकता आपके लिए क्यों है। क्या इसमें आपकी अभिरुचि है, अथवा आपको लगता है कि इस विषय को रखने पर आपके भविष्य में आपकी नौकरी के बेहतर विकल्प आपके लिए खुल सकते हैं। इसमें दूसरी बात यह निकल कर आती है कि किसी भी व्यक्ति के पारिवारिक व्यवसाय में अगर कोई कार्य करना चाहता है, अर्थात पारंपरिक रूप से जो कार्य उनके घरों में चल रहा है, अगर उस कार्य को उसे करना है तो फिर इस विषय को पढ़ने का क्या औचित्य है। क्या यह विषय उनके पारंपरिक व्यवसाय में कार्य करने में सहयोगी होगा अथवा नहीं। इन चारों सुझावों के माध्यम से हम देखते हैं कि किस तरह के गूढ़ अर्थ की चर्चा शुरुआत में ही की गई। तो सर्वप्रथम यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या पहला सुझाव बाकी तीनों सुझावों का खंडन करता है। क्योंकि पहला सुझाव यह है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। स्वाभाविक है, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अगर हम स्वयं पर विश्वास करें और लगातार कठिन परिश्रम करें तो वाकई कोई भी लक्ष्य हमसे अछूता नहीं रहेगा। अर्थात कठिन परिश्रम ही वह हथियार है जिसमें लक्ष्य भेदी
गुण पाए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास ही सब कुछ है। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का दारोमदार स्वयं के प्रयास पर पूर्णतः निर्भर है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास पर ही सीमित हो जाना हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अन्य सभी सुझावों पर मंथन करके अगर हम पहले सुझाव का पालन करते हैं तो निश्चित ही कम समय में हमें अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरे सुझाव में हम देखते हैं कि नौकरी एक बाजार है और यह बाजार निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर अधिक अथवा कम होंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यह तय करती है कि नौकरी के अवसर किन क्षेत्रों में अधिक अथवा कम होंगे। अतः नौकरी के बाजार का संपूर्ण अध्ययन कर हम पूर्व में ही निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा विषय चुनना हमारे लिए अधिक हितकर होगा। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को इस आधार पर और भी जटिल बना देता है कि यहाँ केवल व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी सफलता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यदि किसी का पारिवारिक परिवेश शिक्षित है और प्रतिष्ठित पदों को प्राप्त किया हुआ है तो स्वाभाविक है उसकी रुचि और मंशा भी उसी अनुसार तय होगी। सामाजिक परिवेश भी हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और भारत जैसे देश में लिंग भी यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों को करने में सामाजिक सुरक्षा का अनुभव करता है। व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व होते हुए भी आवश्यक नहीं कि वह परिणाम को भी निश्चित करें, क्योंकि कुछ ऐसे सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा लिंग, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके हैं। इसके अलावा भी अनेक ऐसे कारक हो सकते हैं जो हमारे परिणाम को निश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अतः आवश्यक है कि हम उन कारणों पर विचार करें और संभव हो तो उन्हें अपने नोटबुक में स्थान दें। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या सभी समाजों में एक अच्छी नौकरी के बारे में एक सी सोच है? या फिर यूं कहें कि इसका पैमाना क्या है? क्या इसका पैमाना पैसा है, सम्मान या सामाजिक मान्यता अथवा व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? इसके अलावा क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक भी इसमें अपनी कोई भूमिका निभाते हैं? वाकई यह एक दुरूह कार्य है कि हम एक अच्छी नौकरी को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक अच्छी नौकरी के विषय में किसी की व्यक्तिगत अथवा सामाजिक राय अलग-अलग हो सकती है। किसी के लिए इसका पैमाना पैसा हो सकता है, किसी के लिए सम्मान, किसी के लिए सामाजिक मान्यता या इन सभी से ऊपर व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि ही एक अच्छी नौकरी को परिभाषित कर सकती है। कई बार सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानक भी हमारी अच्छी नौकरी के प्रति सोच को प्रभावित करते हैं। अतः प्रत्येक विद्यार्थी अथवा व्यक्ति की तरक्की को अनेक सामाजिक कारकों के साथ एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित अथवा तय होता है। सिर्फ मेहनत द्वारा ही तरक्की समाज में तय नहीं होती, वरन उन सामाजिक कारकों पर व्यक्ति कितना खरा उतरा है, यह पूरे समुच्चय के द्वारा तय किया जाता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अतः उसकी परिस्थिति एक पूरे समुच्चय अथवा समाज द्वारा निर्धारित होती है। इसके अलावा यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की जरूरतों से परिभाषित होता है। अर्थात
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार की ज़रूरतें अधिकतम रूप से उभरेंगी, इसी क्षेत्र में नौकरी के अवसर भी ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे। पुनः अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें भी सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती हैं। सरकार के निर्णयों से अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें भी प्रभावित होती हैं। सरकार अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों को जिस प्रकार से निर्धारित करते हैं, उसी के आधार पर हमारी बाजार व्यवस्था कार्य करती है। अतः किसी भी विद्यार्थी के लिए नौकरी के अवसर उसकी विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होती है। यहाँ पर समाजशास्त्र विषय की बात करें तो हमें यह प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि मानव समाज का एक अंतः संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बिना अंतःक्रिया के किसी भी समाज का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता। यही व्यक्ति की अंतःक्रिया उसे सामाजिक संबंधों के निर्माण की ओर उन्मुख करती है और यही सामाजिक संबंध हमारे समाज के निर्माण का आधार बनते हैं। यहाँ पर अंतःक्रिया से अर्थ सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अंतःक्रिया से। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतःक्रिया को अंग्रेजी में इंटरैक्शन कहा जाता है और इंटरैक्शन के माध्यम से हम अपनी आवश्यक बातों को एक दूसरे तक एक तरतीब में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयों के चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः इस समस्या का संबंध एक व्यापक समूह से है। अतः प्रत्यक्षतः यह कहा जा सकता है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। प्रारंभिक तौर पर हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना है। दिए गए पाठ्य पुस्तक के अनुसार यह इस अध्याय की पहली विषय वस्तु भी है। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रासंगिक समाज क्या है? क्या इसका अर्थ है वह समाज जिससे वह संबंधित है अथवा जिस समाज से वह संबंध रखता है? क्या प्रासंगिक समाज हमारे पास पड़ोस और समुदाय हैं? क्या यह जाति या जनजाति है अथवा व्यक्ति के माता-पिता का व्यापारिक दायरा? इन सब के अलावा क्या राष्ट्र को प्रासंगिक समाज माना जा सकता है? इन सभी का उत्तर पाने से पहले हम प्रासंगिक समाज के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं। प्रासंगिक समाज दो शब्दों के मेल से बना है, प्रासंगिक तथा समाज। प्रासंगिक को अंग्रेजी में रेलिवेंट कहा जाता है, जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे संगत, उचित, अनुरूप, योग्य तथा प्रस्तुत आदि। समाज को अंग्रेजी में हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तृत अध्ययन हम आने वाले अध्यायों में करेंगे। अतः प्रासंगिक समाज का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसमें वे सभी बातें निहित होती है जो समाज को संगत, उचित, अनुरूप, योग्य तथा प्रस्तुत बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का प्रासंगिक समाज अलग-अलग होता है, जो उसके पास पड़ोस, समुदाय, जाति या जनजाति, माता-पिता का व्यापारिक दायरा तथा राष्ट्र आदि से संबंधित हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रासंगिक समाज का अर्थ है वह समाज जिससे व्यक्ति संबंधित होता है अथवा वह समाज जिससे व्यक्ति स्वयं संबंध रखता है।
अतः इस अध्याय में विषय वस्तु के रूप में जो दूसरा बिंदु निकल कर आता है वह है वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। इस अध्याय में तीसरी जो विषय वस्तु से संबंधित बात निकल कर आती है वह यह कि समाज शास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। विधिवत एवं क्रमबद्ध अध्ययन जहाँ इसे वैज्ञानिक बनाते हैं, वहीं समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेक्षण से उत्पन्न ज्ञान आवश्यक नहीं कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु हो ही। हमारे रोजमर्रा के सामान्य अवलोकन हमें विषय वस्तु की दार्शनिक अथवा धार्मिक विश्लेषण की ओर अभिमुख करते हैं, परंतु समाजशास्त्र वास्तव में इन दोनों ही प्रकार के अध्ययनों से अलग वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित हुआ है, जो इसे प्राकृतिक विज्ञानों के करीब लाने का कार्य करते हैं। इस अध्याय की चौथी बात जो निकलकर सामने आती है वह यह है कि समाज के अध्ययन का यह अलग तरीका ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें, जिसमें समाजशास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ। ये विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे, परंतु उनके परिणाम विश्वव्यापी थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विषय अपने उद्भव के समय इतना परिपक्व नहीं होता कि विषय से संबंधित व्याख्याएं स्पष्टतः की जा सके। अतः शुरुआती दौर में हम बौद्धिक विचारों, भौतिक स्थितियों, ऐतिहासिक विश्लेषण, धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या इत्यादि पर निर्भर होते हैं, परंतु जैसे जैसे विषय विभिन्न अन्वेषणों से गुजरता है, उसमें परिपक्वता तथा स्पष्टता आनी शुरू हो जाती है। तब हम विषय के वैज्ञानिक स्वरूप की स्थापना कर पाते हैं एवं इसे भविष्योन्मुखी बनाने में सक्षम हो पाते हैं। इस अध्याय में पांचवी बात जो निकल कर सामने आती है वह यह है कि हम समाज शास्त्र के जहाँ विश्वव्यापी स्वरूप का अध्ययन करते हैं, वहीं भारत में समाज शास्त्र के आगमन की पृष्ठभूमि क्या है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक की अपनी एक अलग जीवनी है, उसी तरह एक विषय की भी जीवनी होती है। विषय के इतिहास को समझने से विषय को समझने में भी सहायता मिलती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति का जीवन अनेकों उतार चढ़ाव से गुजर कर एक मुकाम हासिल करता है, उसी प्रकार विषय भी अनेक उतार चढ़ाव भरे रास्तों से गुजर कर एक प्रमाणिक रूप में स्थापित हो पाता है। यानी किसी भी विषय का इतिहास उसके उन चरणों का बखान करता है जो उसे वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में अपना योगदान दिए। इस अध्याय का अगला उपशीर्षक समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे। समाजशास्त्र को समझने के लिए कई बार हम कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। कल्पना से तात्पर्य है कि विषय के निष्कर्ष को पूर्व में ही हम कल्पित कर लेते हैं अथवा अज्यूम कर लेते हैं। इससे हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के संबंध को समझाने में
सहायता मिलती है। सबसे अधिक परिणामदायक विवेक जिसके द्वारा समाजशास्त्रीय कल्पना कार्य करती है, वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दों के बीच है। जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाई अनुभव करता है, तब वह वैयक्तिक रूप से उसे सुलझाने का प्रयास करता है। इस प्रयास का दायरा उसके निजी ज्ञान पर निर्भर होता है, जो वह समाज के सदस्य होने के नाते अब तक समझ सका है। परंतु यह किसी भी रूप में सीमित अथवा व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामाजिक होता है। जो कुछ भी सामाजिक ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसी के आधार पर वह समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन 1959 में समकालीन इतिहास की चर्चा करते हुए पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्यों की विवेचना की है, जिसमें पहली बात उन्होंने यह कही कि जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, तब एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामंतवादी व्यवस्था में एक सामंत ही सर्वे सर्वा होता है तथा प्राय सभी किसान उसके नियंत्रण में होते हैं। परंतु यह अवस्था जैसे ही औद्योगिकरण के कारण परिवर्तित होती है, सामंत भी नए युग के अनुसार कार्यों को अपनाकर व्यवसायी बन जाता है तथा किसान भी अब श्रमिक के रूप में कार्य करने लगता है, क्योंकि यह परिवर्तित व्यवस्था की मांग होती है। दूसरी बात जो उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से कही है, वह यह है कि कोई वर्ग उठता है अथवा कोई वर्ग गिरता है। कोई व्यक्ति रोजगार युक्त हो जाता है अथवा कोई बेरोजगार भी हो जाता है। विनियोग की दर भी ऊपर नीचे होता है, जिससे व्यक्ति का मन प्रफुल्लित अथवा दुखी होता है। स्वाभाविक है कि हानि लाभ का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर बराबर मात्रा में आरोपित होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने परिवर्तन के दौरान होने वाले उतार चढ़ावों के विषय में संक्षिप्त में चर्चा की है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि जब युद्ध होता है, तब एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है, एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा होता है। हम सभी जानते हैं कि युद्ध की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग होती हैं, जिसमें हमारी प्राथमिकता अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना होता है। अतः अनेक प्रकार के हमें त्याग भी करने पड़ते हैं। कई बार एक पुरुष की मृत्यु के बाद उसके पत्नी तथा बच्चे अकेले रह जाते हैं तथा उनकी परवरिश भी उसी रूप में होती है। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से जो अगली बात कही, वह यह है कि एक व्यक्ति की जिंदगी हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। अर्थात समाजशास्त्र में विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से हम व्यक्ति की जिंदगी अथवा समाज के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। आगे उन्होंने कहा, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से परस्पर संबंधित। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। अगली बात, सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्रीय कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुलझाने पर टिकाते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम जनहित मुद्दों पर ध्यान दें, तो व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्थान भी होगा। वहीं अगर व्यक्तिगत विचारों को गहराई से सुने, तो वह जनहित हेतु कारगर हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि समाज में
ना तो हम व्यक्ति की अवहेलना कर सकते हैं, ना ही समूह अथवा समाज की। जनहित हेतु भारत में सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे वर्ष 2016 से आरंभ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित एक विशाल योजना है जो आवासहीन परिवारों और जीर्ण शीर्ण कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय और श्रमिक सहायता प्रदान कराती है। जेम्स एम फ्रीमैन ने अपनी पुस्तक कलेक्टिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडियन अनटचेबल 1978 में सत्यजीत राय की टिप्पणी पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि क्या उनके द्वारा किया गया गांव का चित्रण रोमांटिक है? एक समाजशास्त्री के नजरिए से उन्होंने गांव के एक दलित को इस रूप में चित्रित किया है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा, वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था, जानबूझकर अपना ग्लास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए, जो दुकानदार के लिए मूक संकेत था कि अछूत को चाय खरीदनी है। उसका नाम मूली था, जो एक 40 वर्षीय पान से मैले हुए दांतों वाला मरियल सा व्यक्ति था, जिसके लंबे बाल पीछे की तरफ लटके हुए थे। इस प्रकार का चित्रण व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अवस्था को दर्शाता है। साथ ही इसे हम एक समाजशास्त्रीय चित्रण के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसमें सामाजिक असमानता को दर्शाया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का उद्धरण इस बात का अच्छी तरह वर्णन करता है कि किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। उन्होंने कहा, कुछ भारतीय अमीर हैं, अधिकांश नहीं है। मतलब समाज में असमानता व्याप्त है, जो आय के आधार पर है। कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षर हैं। यह शिक्षा के आधार पर असमानता को दर्शाता है। कुछ विलासिता की जिंदगी बसर करते हैं, जबकि दूसरे थोड़े से पारिश्रमिक के बदले कठोर परिश्रम करते हैं। यह कार्य और उसके पारितोषिक के आधार पर असमानता को दर्शाता है। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दूसरे किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर सकते। यह राजनीतिक असमानता है। कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर हैं, जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है। यह अवसर संबंधी असमानता है। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है, जबकि अन्य कुछ के लिए अत्यधिक असम्मानजनक। यह प्रशासनिक भेदभाव है। अतः ये सभी असमानता के कुछ विभिन्न प्रकार हैं और इनमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले उपशीर्षक की ओर, जो समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं हैं। हम जानते हैं कि समकालीन विश्व में एक समय में हम एक से ज्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। समाज का अर्थ अलग अलग स्थानों में अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से हो सकता है, लेकिन भारतीयों के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जा सकता है। यह विविधता कई बार इस बात का निर्णय करने में कठिनाई उत्पन्न करती है कि वास्तव में हम किस समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन यह समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की नहीं है। यह समस्या अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है। जैसे कि मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय फिल्मों में क्या दिखाया जाए इस बात पर चर्चा करते हुए हैरानी से कहते हैं कि आप अपनी फिल्मों में क्या रखेंगे तथा क्या छोड़ सकते हैं। क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव में जाएंगे?
जहाँ विशाल चारागाहों में गायें चरती हैं और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं। आप यहाँ एक साफ-सुथरी एवं ताज़ा-तरीन फ़िल्म बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की मोहक सी लय होगी, अथवा इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएँगे, जहाँ दैत्यों और देवों ने महान संग्राम में हिस्सा लिया था, जिसमें भाइयों ने भाइयों का संहार किया था, अथवा आप वहीं ठहरे रहेंगे जहाँ आप हैं, यानी वर्तमान में। इसी विकट भीड़-भाड़, चकाचौंध भरे शहर के बीचों-बीच और इसके कोलाहल और दृश्यों और परिवेश के विरोधाभासों से स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने फिल्म निर्माण के संबंध में आने वाली विरोधाभासी स्थितियों को इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। यही समाजशास्त्र के सम्मुख मुख्य प्रश्न भी है कि समाज में किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाए, अर्थात समाज के वास्तविक मुद्दों की तलाश किस प्रकार से की जाए। इस पुस्तक में अध्ययन सामग्री हेतु जिन सहायक पुस्तकों का सहारा लिया गया है, उसकी सूची विस्तार से यहाँ प्रस्तुत की गई है। अध्याय के बीच-बीच में विभिन्न क्रियाकलापों की चर्चा की गई है, जिसे छात्र-छात्राओं को समझना एवं उस पर अमल करना है। भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि इन पर भी विस्तार से हम वीडियो बना सकें। फिलहाल इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।